हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 7 है उसके फर्स्ट चैप्टर की उसके जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी क्लास 7 है उसके फर्स्ट चैप्टर और 10th चैप्टर को इस वीडियो में हम कवर करवाएंगे। दोस्तों, जो ये सीरीज है 7 क्लास की, इसमें 10 चैप्टर है और कहीं ना कहीं जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 है और चैप्टर 10 है, कहीं ना कहीं इक्वालिटी बेस है दोनों के दोनों। जो पहले चैप्टर का नाम है और इक्वालिटी और 10 चैप्टर का नाम है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। समझ पा रहे हो दोस्तों? इस वीडियो में हम जो क्लास 7 की फर्स्ट और 10 चैप्टर है उसको हम इस वीडियो में ही कवर करवा देंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों? क्योंकि ये दोनों ही एक चैप्टर पे इक्वालिटी बेस्ड हैं, इसलिए हम इस वीडियो में ही इसको करवा देंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में दोस्तों जो हमने 6 क्लास की जो सीरीज स्टार्ट की थी वो फिनिश हो चुकी है। आज से हम जो क्लास 7 है उसकी जितनी भी जो एनसीईआरटी सब्जेक्ट की जो क्लास जो सब्जेक्ट की है उनको हम करवाने जा रहे हैं। आज से हम शुरुआत करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी क्लास चैप्टर 1 और 10 को कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी के बारे में। दोस्तों, इसमें जो हम डेमोक्रेटिक कंट्री जो गवर्नमेंट होती है, कहीं ना कहीं लोगों द्वारा इसमें जो रूल बनाए जाते हैं, समझ पा रहे हो, लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी का मतलब होता है ये लॉ से पहले हर व्यक्ति इक्वल है। समझ पा रहे हो? वो कहीं ना कहीं किसी भी काम को कर सकता है, उसको वोट देने का अधिकार है, उसे किसी भी काम को करने का अधिकार है। समझ पा रहे हो? और कुछ बाउंडेशन है वो लॉ के द्वारा दिया गया है, लेकिन इससे पहले, लॉ से पहले हर व्यक्ति इक्वल है। वो कहीं ना कहीं कोई भी काम कर सकता है, वो यहाँ पे किसी भी धर्म को अपना सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। लिंग भेदभाव, सेक्स के आधार पर कोई भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ये इक्वालिटी है। कहीं ना कहीं समाज में, हमारे सोसाइटी में ये आज भी है, लेकिन कानून इसको यानी कॉन्स्टिट्यूशन इसको इलीगल मानता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? तो इसलिए इस चैप्टर में जो इक्वालिटी है उसका कॉन्सेप्ट को देखेंगे। समझ पा रहे हो? जो गवर्नमेंट होती है, हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। कहीं ना कहीं वो जो शासन है वहां पे देश जो सरकार चुनी जाती है वो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता ही उस पर शासन करती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो हम लास्ट क्लास में जो 6 क्लास की है, 3rd चैप्टर को हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, समझ पा रहे हो, और उसमें ये पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा शासन किया जाता है और इसमें लोगों द्वारा पार्टिसिपेशन किया जाता है। समझ पा रहे हो? और इसमें जो देश के रेगुलेशन है वो कंफ्लिक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम में, किसी भी विवाद को लेके इसमें रिजॉल्व करेगी सरकार। समझ पा रहे हो? इक्वालिटी और इसमें जस्टिस का कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आएगा। हर व्यक्ति यहाँ पे इक्वल है, इक्वालिटी होनी चाहिए और उसको हर प्रकार से न्याय दिया जाना चाहिए। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो जस्टिस है वो यहाँ पे मिलेगा। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इक्वल है, उसको जस्टिफाई मिलेगा, कहीं ना कहीं जस्टिफाई होगा। समझ पा रहे हो? और यहाँ पे क्या होगा, हर व्यक्ति को इक्वल राइट टू वोट देने का अधिकार है। दोस्तों, जो हमारा जो राइट टू वोट है कहीं ना कहीं लीगल राइट है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? लीगल राइट है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी हो। समझ पा रहे हो? लेकिन ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट में नहीं दिया गया। समझ पा रहे हो दोस्तों? अगर आपसे ये पूछा जाए, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर इंटरव्यू के सेशन में पूछा जा सकता है, जो राइट टू वोट है वो हमारा कौन सा राइट है, तो आप उसको लीगल राइट बोलेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट में नहीं दिया गया है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। समझ पा रहे हो दोस्तों?
और जो ये जो इक्वालिटी होती है कहीं ना कहीं बेस्ड होती है, जो कहीं ना कहीं जो वोट होता है कहीं ना कहीं वो किस पे बेस होता है, इक्वालिटी पे। समझ पा रहे दोस्तों? कोई भी व्यक्ति, एवरी अडल्ट इन कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, वो चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों न रखता हो, एंड उस कम्युनिटी में सी हैज बिलोंग हैज टू वन वोट, और वो जो चाहे वो सी हो चाहे ही हो, वो एक वोट देने का अधिकार रखता है। और वो पहले जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, तो इससे पहले या फिर इसके फेज में, वहां पे पहले मतलब जो नामी लोग होते थे कहीं ना कहीं वही लोग वोट डाल सकते थे, कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हो? फिर ये इसके लिए कानून बना कि कोई व्यक्ति भी वोट डाल सकता है। पहले इसकी जो एज होती थी कहीं ना कहीं 21 होती थी। इस 21 को जो इंडिपेंडेंस से बाद में कहीं ना कहीं जो हमारा गणतंत्र हुआ उसके बाद में 61वें संविधान संशोधन द्वारा, समझ पा रहे हो, ये एज को घटाई गई थी 1989 में, और ये रिड्यूस कर दी गई थी 21 से 18 वर्ष। अब क्या होगा, जो 18 वर्ष का है व्यक्ति, जो देश में जिसका वोटर आईडी होनी चाहिए, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वोट दे सकता है। समझ पा रहे हो? और ऐसी जो गवर्नमेंट में हिस्सेदारी करेगा वोट के माध्यम से, उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको मतलब होता है जो सार्वभौमिक मताधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 एज है वो वोट डाल सकता है, गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकता है, उसके पार्टिसिपेशन का विरोध कर सकता है, कोई भी जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, ऑल अडल्ट सिटीजन दोज हु हैव 18 year old and above have the right to vote irrespective of their social and economic background। समझ पा रहे हो दोस्तों? जिसकी जो अडल्ट है यहाँ पे इंडिया में, और जिसकी एज कितनी हो गई है 18 वर्ष और उससे अबोव है, वो हैव टू राइट टू वोट, उसको वोट डालने का अधिकार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक है, वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। समझ पा रहे हो? उसका स्टेटस क्या है, कि कितना भी क्यों ना रहा, उसको वोट डालने का अधिकार होता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? इसमें जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है यानी राइट टू वोट है, हमने बताया था जो लीगल है, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, बट नॉट ए फंडामेंटल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इक्वालिटी है वो किस प्रकार से और है हमारे देश कंट्री में लाई करती है। देखो दोस्तों, इसके बावजूद जो हमारा देश को हम गरीब बोलते हैं, पुअर्टी होने के बावजूद भी यहाँ पे जो पीपल्स है इंडिया में एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी आ जाती है। कहीं ना कहीं हमारे देश में हमने देखा था जो डाइवर्सिटी है कहीं ना कहीं डिफरेंट वे से है, तो वहाँ पे लोग भी कहीं ना कहीं डिफरेंट वे में, जैसे लैंग्वेज है, क्लोथ्स है, किसी भी प्रकार का वो वहाँ पे रहते हैं, तो उसमें ना यहाँ पे कास्ट सिस्टम बढ़ जाता है। समझ पा रहे हो? इस कास्ट सिस्टम में जो रूरल है वो आज भी है, कहीं ना कहीं इतना मतलब खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़े स्तर पे हम बात करें, कहीं रूरल एरिया में कास्ट सिस्टम आज भी मौजूद है इंडिया में कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हो दोस्तों? और जो अर्बन एरिया है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इनइक्वालिटी बाहर निकल के आती है। तो हम देखेंगे इसको, ये कास्ट सिस्टम है यहाँ पे रूरल में भी है और अर्बन में भी है। अर्बन में तो लगभग ही खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी है। इन जो रूरल व्यक्ति है उनमें भी तो लगभग खत्म होने को, लेकिन है अभी भी गांव में जो है देहात के लोग हैं वो यहाँ पे कास्ट सिस्टम में बटे हुए हैं। और जो अर्बन है वहाँ पे मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? यहाँ पे जो रूरल एरिया से जो ट्रांसफर करते हैं लोग अर्बन की साइड में काम की तलाश में, जॉब की तलाश में, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इंटरकास्ट सोसाइटी बन जाती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इक्वालिटी फॉलो करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे अनएजुकेटेड पीपल जो यहाँ पे रहते हैं, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज को, कास्ट सिस्टम को मानते हैं। दोस्तों, ये कास्ट सिस्टम हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है उसमें जो बंटवारा हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, वो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है।
तो इसी बेस पे अगर सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट सिस्टम ना हो, तो इसी बेस पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैलिड करता है इक्वालिटी को। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो सरकार है इस इक्वालिटी बेस पे पॉलिसी बनाती है, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इस इक्वालिटी के आधार पर लोगों पर जस्टिस करता है, कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हो? और जो कॉन्स्टिट्यूशन में ला दिए गए हैं, बनाए गए हैं, उन्हीं के आधार पर ये गवर्नमेंट भी उनको फॉलो करती है, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसी को फॉलो करता है। दोस्तों, हमारे इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सबसे सुपरमेसी है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ पा रहे हो? जो सरकार भी इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है कहीं वो भी उसी के आधार पर कानूनों को जस्टिफाई करता है, लोगों को न्याय दिलाता है। तो दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको इलीगल मानता है। समझ पा रहे हो? इसको मतलब इक्वालिटी को जस्टिफाई करता है। हर व्यक्ति, यहाँ समाज में रहने वाला व्यक्ति, हर, चाहे वो सी हो, चाहे ही हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, या किसी भी वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, सभी रूप से व्यक्ति समान है, और सबको ही उनको वोट डालने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी तरह का काम कर सकता है, किसी भी कहाँ पे भी जा सकता है। ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी को शो करता है। दोस्तों, आई होप इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, जो कास्ट सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं दलित वो टर्म होती है जहाँ पे जिसको एज ए लोअर कास्ट के रूप में देखा जाता है, उनको एड्रेस किया जाता है। समझ पा रहे हो? ये दलित होते हैं। ये कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है दोज हु हैव बीन ब्रोकन। कहीं ना कहीं वो अपने समाज में जितने व्यक्ति रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको वो चीजें नहीं मिल पाई, वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं जो लोग उनको फॉलो करते हैं या मिलते हैं, या फिर वो अवेलेबिलिटी होती है उनको। समझ पा रहे हो? ये लोग जो दलित होते हैं, कहीं ना कहीं इनको एससी और एसटी, समझ पा रहे हो, इसमें ये डिनोट करते हैं। समझ पा रहे हो कहीं दोस्तों? ये कास्ट सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं ये दलित होते हैं, स्क्वेंजर होते हैं, जो वीवर करते हैं, स्क्वेंजर जो नालियां साफ करते हैं, कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हो? जो क्लीनिंग का काम करते हैं, उनको दलित की श्रेणी में रखा जाता है। समझ पा रहे हो? और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रूप में इनको एज ए मेंशन किया गया है। समझ पा रहे हो दोस्तों? और इसी कास्ट सिस्टम में ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो कास्ट सिस्टम में, इसी आधार पर इस कास्ट सिस्टम में लोगों को अनइक्वल मतलब ट्रीटेड किया जाता है। दोस्तों, ये जैसे हम एक देश में कास्ट सिस्टम का होना, कास्ट सिस्टम पर ये बोर्न हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? उसी तरह से जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं इक्वलनेस नहीं रहती है, ये काम के भी बेस पे हो सकती है, ये फिर इमेज के रूप में भी हो सकती है, या फिर रंग भेद के कारण भी हो सकती है, वो कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। ये इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कास्ट सिस्टम में दोस्तों। और जो क्लास बैकग्राउंड होता है वो भी मायने रखता है। समझ पा रहे हो? ये इनइक्वल आ जाती है। जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है उनके बेस पे भी कहीं ना कहीं इन जो व्यक्ति होते हैं एससी और एसटी, इनको ये करने नहीं दिया जाता कहीं ना कहीं। और जेंडर का भी जो एस्पेक्ट देखने को मिलता है बाद में दोस्तों। और जो पर्सन होते हैं ट्रीटेड एज ए इनइक्वालिटी देयर डिग्निटी, उनको कहीं ना कहीं अपनी जो डिग्निटी है उसको ठेस पहुंचती है। ये डिग्निटी क्या होती है? रेफर टू थिंकिंग ऑफ इटसेल्फ, अपने द्वारा ऐसे सोचना, एक इमेज पर एक वर्दी रिस्पेक्ट होती है, कहीं ना कहीं उस पर ठेस पहुंचती है दोस्तों। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो सरकार द्वारा, जैसे हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, कहीं ना कहीं इसको ये समस्या उन्होंने इस कास्ट सिस्टम में उस समय में फेस की है। इसके बाद में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो ये सभी उन्होंने बताया कि ये जो समाज में जितने भी आदमी रहते हैं, चाहे वो वेल्दी हो चाहे पुअर हो, कहीं ना कहीं
उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं जब वो इस चीज को फेस करता है तो उसकी डिग्निटी पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो इन पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, उसमें इन्हीं पॉइंटों को देखते हुए कास्ट सिस्टम को ब्रोकन किया जाए और अनटचेबिलिटी को मतलब डिमोलिश किया जाए। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये देश सभी का है, यहाँ पे रहने वाले लोग सभी समान हैं, तो इसलिए इनको इस कास्ट सिस्टम को धीरे धीरे खत्म किया गया और हर व्यक्ति इस देश में रहने वाला समान ट्रीटेड किया जाएगा। दोस्तों वो किसी कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी काम कर सकता है, तो उसको या सरकार कोई रोक टोक नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इक्वालिटी को शो करता है, इन्हें अपने जो हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया है उसको इक्वालिटी को शो करता है। जो जो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है डियर, ए डॉक्यूमेंट दैट लेड डाउन द बेसिस रूल। इसमें इस डॉक्यूमेंट होता है और वो कहीं ना कहीं बेसिक रूल को ले डाउन रखता है और रेगुलेशन फॉर पीपल, और ये कहीं ना कहीं लोगों पर अप्लाई होता है थ्रू गवर्नमेंट इन ए कंट्री टू फॉलो। ये सरकार द्वारा फॉलो किए जाते हैं और लोगों के लिए भलाई के लिए ये रूल अप्लाई होते हैं। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट है जिसने हम जानते हैं जो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया था, ये लॉ बनाए गए थे। समझ पा रहे हो। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिकॉग्नाइज किया गया है कि एवरी पर्सन एज इक्वल इन कास्ट रिलीजन। समझ पा रहे हो, इस कास्ट में जो एवरी पर्सन है वो इक्वल है, वो चाहे एजुकेशनल के मामले हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का रखता हो, सभी समान है। समझ पा रहे हो दोस्तों। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या प्रोविजन है दिए गए हैं, एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ, लॉ से पहले एवरी पर्सन मतलब कहीं ना कहीं इक्वल होगा, ये हमारे आर्टिकल 14 में दिया गया है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा, चाहे वो द बेसिस ऑफ लाइक किसी भी धर्म का हो, रेस का हो, समझ पा रहे हो, कास्ट से बिलोंग करता हो, और वो कहीं किसी भी स्थान पर जन्म, जो टेरिटरी इंडिया की कहीं भी स्थान पर वो जन्म ले, वेदर दे आर फीमेल और मेल, दोनों में कोई भी व्यक्ति या महिला है पुरुष है, जहाँ पे भी इस देश की बाउंड्री टेरिटरी में जन्म लेगा कहीं ना कहीं वो इक्वल माना जाएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया है। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी मतलब एक्सेस जो पब्लिक प्लेस है वो एक्सेस कर सकता है, पहुंच सकता है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, समझ पा रहे हो, होटल, मार्केट, ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल लाइक वेल है, रोड है, बाथिंग गार्ड है। दोस्तों जब हमारे पास में जब मेडिवल इंडिया होता था, एंशिएंट इंडिया होता था, कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी था हमारा, हमें देखा था कि 4 वर्णों में विभाजित किया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं वेद में जो वेद लिखते थे ब्राह्मण, उनके द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, कहीं ना कहीं उस सोसाइटी में तो कहीं ना कहीं वो चीजें ठीक थी। लेकिन आज के हम सिनेरियो को देखें, कहीं ना कहीं यही जो कास्ट सिस्टम है हमारे अंदर हमारे सोसाइटी को जकड़ के रख दिया उन्होंने। इसको हमारे को अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ गई। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, इंडिविजुअल व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी को ठेस पहुंचाता है, तो ये कास्ट सिस्टम को तोड़ा गया। धीरे धीरे ये अब खत्म होने को है, आने वाले मान के चलो कुछ सालों में ये जड़ से ही खत्म हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये खत्म ही हो जाए। दोस्तों हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है वो समान है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। पहले क्या होता था, जो मेडिवल इंडिया होता था, एंशिएंट इंडिया की बात करें तो उस समय में जो दलित होते थे, समझ पा रहे हो, जो हमारे को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, शूद्र और वैश्य को कहीं ना कहीं उनकी जो पब्लिक प्लेस होती थी क्षत्रिय और ब्राह्मणों की, उसमें घुसने नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे ये टूटते रहे, समझ पा रहे हो।
जो प्रैक्टिस की है 20 रिंग। और जो मेडिवल आते आते जो मेडिवल इंडिया था, कहीं ना कहीं जो ये ब्राह्मण थे या क्षत्रिय लोग थे, कहीं ना कहीं शूद्र और जो एससी कैंडिडेट थे, इनको वेल यूज नहीं करने देते थे, रोड का भी यूज नहीं करते थे, हम बाथिंग घाट का यूज करने नहीं देते थे। और यही हमारे देश में नहीं, बाहर में भी था। अफ्रीकन कंट्री में हमने एग्जाम्पल देखा था, अफरताइट का सिस्टम था, वहीं पे देखा। जो अफ्रीकन कंटिनेंट के जो लोग दास बना के अमेरिका में गए थे, यूरोप में ले जाएगा दास बना के, वहां पे भी इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, समझ पा रहे हो। उनको कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी मिली। और फिर धीरे धीरे ये जो कानून बनते गए, उनके आधार पर उन्हीं लोगों में से किसी व्यक्ति द्वारा ये अंदाजा लगाया गया कि हर व्यक्ति का अपना अपना जीवन है, अपनी लाइफ है। कहीं ना कहीं ऐसा करने से हर व्यक्ति की जो लाइफ या डिग्निटी है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और यहाँ पे अगर हम रूल बनाते हैं कंट्री में, उस रूल के अकॉर्डिंग, उस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अकॉर्डिंग, हर व्यक्ति की ब्रीदिंग या फिर जो लाइफ है उसकी वैल्यू होगी। कहीं ना कहीं वो इसकी जिम्मेवारी समझता, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उस देश का नागरिक होगा। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये डिग्निटी और इक्वालिटी, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बाहर निकल के आता है धीरे धीरे। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी चीज को यूज कर सकता है, देश की प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी होगी। दोस्तों ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, समझ पा रहे हो। ये जो कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का ये बाहर निकल के आया है। आई होप दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को देश के अंडर विद इन जो टेरिटरी है वो किसी भी प्लेस को चुन सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, वेल को यूज कर सकता है, बाकी पब्लिक पोर्टल है जो है वो कर सकता है। समझ पा रहे हो दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम था, एससी कैंडिडेट थे, कहीं ना कहीं उस अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया आर्टिकल 17 के अनुसार। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। और जो अनटचेबिलिटी एक्ट था 1955 को, ये इसको इस सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है। अगर जो व्यक्ति ऐसा सोसाइटी में या कंट्री में, उसको पनिश किया जाएगा, वो कानून के मतलब विरुद्ध है। समझ पा रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी लाइफ और जिंदगी जीने का अधिकार है, समझ पा रहे हो, राइट टू लाइफ है। और ये आर्टिकल 21 कहता है दोस्तों, समझ पा रहे हो ये। और इसमें जो आने वाली जो बड़ी क्लास होगी मेंस में, हम इसी इक्वालिटी चैप्टर को देखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट बाहर निकल के आएंगे, वो पढ़ेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, जो गवर्नमेंट होती है इस इक्वालिटी को कैसे इंप्लीमेंट करती है, किसके थ्रू करती है, ये हम देखते हैं। इन द वे ऑफ विच गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंप्लीमेंट द इक्वालिटी गारंटीड, किस प्रकार से गारंटी देती है सोसाइटी में, समझ पा रहे हो, ये देखते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी देश का, इसके थ्रू ये इक्वालिटी गवर्नमेंट देती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं एवरीवन ट्रीटेड एज ए इक्वल, समझ पा रहे हो। इसी आधार पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये थ्रू लॉ लोगों को एक यूनिटी में बांधे रखता है, ये ट्रीटेड करता है इक्वल, समझ पा रहे हो। ये लॉ क्या करेंगे, विच प्रोटेक्टेड एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वल, समझ पा रहे हो। एवरी पर्सन को इक्वल ट्रीट करेंगे ये लॉ के द्वारा, समझ पा रहे हो दोस्तों। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसके द्वारा इनको श्योरिटी करेगा, थ्रू गवर्नमेंट, समझ पा रहे हो। दो तरह से जो इक्वलनेस आती है, कहीं ना कहीं लॉ के थ्रू और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रोग्राम स्टार्ट करती है, स्कीम बनाती है टू हेल्प द डिसएडवांटेज मतलब कमिटी होती है जो उसके लिए जो प्रोग्राम सेट करती है या स्कीम बनाती है और उन लॉ को इम्प्लीमेंट करती है सोसाइटी के लिए। और ये इंश्योर करती है कि ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू पीपल, समझ पा रहे हो, लोगों को कहीं ना कहीं जो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है वो मिल सके। इसका जो एग्जांपल है, जो स्कीम और जो प्रोग्राम होते हैं, हमने देखा था यहाँ पे मिड डे मील स्कीम है, जो मिड डे मील स्कीम है, ये जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया बाय ऑल गवर्नमेंट, मतलब ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल प्रोवाइडेड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, समझ पा रहे हो। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, समझ पा रहे हो, जो मान के चल जो हर स्टेट में उसमें
8th क्लास तक हमने देखा यहाँ पे जो मिड डे मील स्कीम है वो चलता है, लॉन्च किया गया। दोस्तों ये फर्स्ट स्टेट कहाँ है, इन फर्स्ट स्टेट में किया गया था तमिलनाडु में 2001 में, समझ पा रहे हो। इसके बाद में ये जो शुरुआत थी कहीं ना कहीं ये देश के लिए बेनिफिशियल साबित हुई। ये जो बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल में नहीं जा पाते थे, इसके थ्रू कहीं ना कहीं अटेंडेंस बढ़ी, समझ पा रहे हो, लोगों में अवेयरनेस आई। कहीं ना कहीं जहाँ पे जो पुअर फैमिली होती थी कहीं ना कहीं उनमें जो खाना नहीं बन पाता था, लोग ड्रॉप कर जाते थे, बच्चे ड्रॉप कर जाते थे। तो इस स्कीम के तहत कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस लोगों में जागेगी। और बाद में फिर जब एससी जो सुप्रीम कोर्ट था हमारा, उसके द्वारा हर स्टेट की गवर्नमेंट से ये पूछा गया कि ये प्रोग्राम हर स्कूल में, जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो 6 मंथ से विद इन 6 मंथ से पहले इसको उसमें अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि वहाँ के जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं जो बच्चे हैं जिनको एलिमेंट्री शिक्षा मिलनी चाहिए, जो 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके लिए जो एजुकेशनल है वो नेसेसरी है, समझ पा रहे हो। ये स्कीम चलाई है दोस्तों। इसके बाद में ये स्कीम चलाने के बाद में जो पोजीशन इफेक्ट में आई और लॉन्च करने के बाद में वो क्या क्या हुई, इसमें क्या हुआ, जो एलिमेंट्री बच्चे थे जिन्होंने एजुकेशनल कहीं ना कहीं वो इसी बैकग्राउंड में पिछड़ चुके हैं, वो इंक्रीज इनरोलमेंट एंड रेगुलर अटेंडेंस इन स्कूल इम्प्रूवमेंट हुआ, समझ पा रहे हो, इंक्रीज हुआ। और जो बच्चों का इनरोलमेंट था कहीं ना कहीं वो रेगुलर अटेंडेंस स्कूल में इम्प्रूवमेंट हुआ, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो मदर होती थी वो खाने के लिए अपने बच्चों के लिए चिंता करती थी, अब वो भी जो वो कहीं ना कहीं वो स्कूल में ही मिलने लगा, समझ पा रहे हो। वो इंटरप्टेड नहीं होती थी, अब उसको पता चला कि हमारे बच्चों को खाना स्कूल में ही मिल रहा, समझ पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो, ये भी समझ गए। और कहीं ना कहीं और जो रिडक्शन था कास्ट सिस्टम, इसके थ्रू भी स्कूलों में समाप्त किया गया। देखा गया कि जो लोअर और अपर कास्ट चिल्ड्रन थे कहीं ना कहीं एक साथ में मिलकर खाना खा रहे थे, ये कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को यहाँ से इस तरह से खत्म किया गया। इवन दलित वुमेन एम्प्लॉयड टू कुक एट फ्यू प्लेस, कुछ स्टेटों में यहाँ पे जो दलित वुमेन है वो खाना बनाएगी बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं इस पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। रिडक्शन ऑफ हंगर, समझ पा रहे हो, जो हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे स्टेट के किसी भी स्टेट में जो हंगर और पुअर स्टूडेंट है, बेटर कंसंट्रेशन ऑफ स्टडी, इसके द्वारा जो इस स्कीम के द्वारा बेटर कंसंट्रेशन कर सके स्टडी में, इससे ये इम्प्रूवमेंट आए, समझ पा रहे हो दोस्तों। हमने इस वीडियो में देखा कि ये जो लॉ है इसके द्वारा जो गवर्नमेंट सोसाइटी में किसके तरह गारंटी शो करती है, ये थ्रू करती है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन भी किसके थ्रू इन पे इक्वालिटी जो सोसाइटी में आती है किसके थ्रू करते हैं, बाय लॉ के द्वारा। इसमें हमने देखा था ये डॉक्यूमेंट होते हैं जो ले डाउन जो बेसिक रूल होते हैं, रेगुलेशन होती है, और जो लोगों द्वारा गवर्नमेंट के थ्रू उस पर अप्लाई करती है, और ये कहीं ना कहीं थ्रू लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं या ट्रीटेड करते हैं। और थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पे तो गवर्नमेंट जो बढ़ती है, कोई भी जो गवर्नमेंट बढ़ती है वो प्रोग्राम और पॉलिसी स्कीम के तहत जो नीडी पर्सन है, जो पुअर्टी है, वहाँ पे उन लोगों को अवेयरनेस करती है, समझ पा रहे हो। हमने इसका एग्जाम्पल देखा था मिड डे मील स्कीम, और ये तमिलनाडु में 2001 में स्टार्ट हुई थी, और इसके इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ से कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये जो बेसिक पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो इश्यू ऑफ इक्वालिटी था इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्री में, समझ पा रहे हो, वो ये जो इश्यू था इक्वालिटी का जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्री था, उसके हम एक एग्जाम्पल को देख रहे हैं। वो एग्जाम्पल है, हमने अफ्रीकन कंट्री में जो साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था, उसको तो हमने जो लास्ट जो 6th क्लास में हमने देखा था, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसमें हम यूएसए का एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था, कहीं ना कहीं जो
जो अमेरिका द्वारा या यूरोपियन जो टेरिटरी वहाँ पे जो व्यापार के लिए गए थे, समझ पा रहे हो, जैसे जो यूरोपियन ट्रेड के लिए हमारे इंडिया में आए थे उसी तरह से वो लोग अफ्रीका में भी गए थे, समझ पा रहे हो, हमने देखा था। कहीं ना कहीं वहां से वो लोग इन अफ्रीकन जो पीपल थे कहीं ना कहीं वो दास बना के लेके आते थे, समझ पा रहे हो। वो उनके जो एनेक्सेटर थे कहीं ना कहीं वो पूर्वज थे, उनके जो पूर्वज उन्होंने जो स्ट्रगल देखा कहीं ना कहीं आज प्रेजेंट डे में भी वो अफ्रीकन जो उनके जो बच्चे थे वो रह रहे हैं, उनको भी ये इनइक्वालिटी को अमेरिका में फेस करना पड़ा। जो अमेरिका में अफ्रीकन जो जिनके जो एनेक्सेटर थे रह रहे थे, समझ पा रहे हो, उन्हीं के बच्चे आज भी रह रहे थे वहां पे। उन लोगों द्वारा जो अफ्रीकन अमेरिकन अफ्रीकन के थे लेकिन अमेरिका में रह रहे हैं, उन लोगों को जो अमेरिका का नेटिव पीपल है उनके द्वारा ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। वहां पे वो डिनाइड किए गए लॉ के द्वारा, समझ पा रहे, इक्वल थ्रू लॉ। ये अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन थे जो नेटिव पर्सन थे अमेरिका के, उनके द्वारा इनको लॉ के द्वारा डिनाइड किया गया, समझ पा रहे हो। और ये वही अफ्रीकन जो थे पर्सन जो स्लेव के रूप में वहां से अफ्रीका से लेके आया था यहाँ पे, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। इनके द्वारा जो अमेरिकन नेटिव पर्सन थे उनके द्वारा जो अमेरिका के जो एनेक्सेटर थे वहां पे उनके बच्चे आज भी रह रहे हैं। जो ब्लैक इंडियन बोला जाता था, ब्लैक जो पीपल थे वो अमेरिका में रहे, जो उनके स्लेव के रूप में आए थे, उन्हीं की जनरेशन आज भी रहती है, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को भी ये इनइक्वालिटी का जो सामना करना पड़ा। तो फिर वहां पे क्या होता है, ये 1950 लेट 1950 में ये बिगन स्टार्ट ए मूवमेंट करते हैं इन यूएस से, समझ पा रहे हो दोस्तों। इन्हीं अफ्रीकन जो पीपल थे इन्हीं के द्वारा जो नेटिव पर्सन थे उनके तहत मूवमेंट किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट था पुश करेगा इक्वल राइट फॉर देम, समझ पा रहे हो, इक्वल राइट पाने का जो जो वो उसके एफर्ट को पुश करेगा। ये जो सिविल मूवमेंट है कहीं ना कहीं वो सिविल राइट मूवमेंट जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल थे डिमांड टू इक्वल राइट और इक्वल राइट की भी मांग करेंगे एंड टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जो उनके साथ में सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके लिए वो उसको खत्म करने की भी मांग भी करेंगे। आई होप दोस्तों ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। फिर 1964 में 1964 में एक सिविल राइट बनाया जाता है वहां की गवर्नमेंट द्वारा और इसको डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया यानी खत्म कर दिया गया। वो किसी भी आधार पे रह सकते, जो चाहे रेस हो, रिलीजन हो, नेशनल ओरिजिन है, वहां पे कोई भी व्यक्ति रह सकता है। और इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को सरकार के द्वारा उस नियम को बदला गया। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्कूल थे जो वो वुड बी ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, समझ पा रहे हो। दोनों जो अमेरिका के भी थे और अफ्रीकन जो अफ्रीकन थे और अमेरिका में रह रहे थे वो उन लोगों के बच्चों के लिए वो स्कूल ओपन हो गए, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये डिस्क्रिमिनेशन 1964 में सिविल राइट एक्ट आया था उसके तहत ये खत्म कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी है वो चैलेंज करता है ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री में। वो कौन कौन से हैं, ये कहा जाता है कि आज भी यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज भी कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी है इनइक्वालिटी है वहाँ पे वो आज भी इन लोगों को एक स्ट्रगल के तौर पे वो भी नेटिव मतलब जो कंट्री है वो भी डिमांड कर रहा है। आप देखोगे कहीं ना कहीं जो अफ्रीकन कंटिनेंट के जितने भी कंट्री हैं वो अभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये वो चाहते हैं डेमोक्रेटिक बनना, कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो। हमने देखा था जो अफ्रीकन जितने भी कंट्री हैं उनमें से सभी तो नहीं हो पाए हैं, लगभग थोड़े को हैं। जो भी होता है कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को स्ट्रगल के तौर पे ही वे अपनी सिविल राइट की मांग करते हैं, समझ पा रहे हो। और ये चलता रहता है फॉर इक्वल के लिए और कहीं ना कहीं वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ये स्ट्रगल करते हैं दोस्तों। ये जो आज
इक्वालिटी का चैप्टर था, चैप्टर 1 था, वो खत्म हुआ। दोस्तों हम इसी चैप्टर में इंक्लूड करते हैं या फिर हम इस 10 चैप्टर को अलग से भी पढ़ा सकते हैं।